नमस्कार आदरणीय पाठकगण। और आज हम फिर चुनावी माहौल के अभी जैसे जैसे गतिविधि हो जाते वही अनुशासना को कवर करे के हिसाब से साक्षात्कार आज प्रथम बार जो है स्वतंत्र उम्मीदवार जी हैं उनके जो है शुरुआत करे जाए था। और हम आपके चॉइस और इच्छा अनुसार अवधि भाषा के जो है छनौट किया गया है। चूंकि ये बाकी जिला ज्यादातर अवधि भाषा प्रयोग करे वाले व्यक्तित्व लोग बैठत हैं जो बहुत प्रेम से ये भाषा के अपनाई है। तो ये मारे हम आदरणीय डॉक्टर साहब जो है विनोद कर्ण जी के स्वागत करे चाहिए। आप नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और प्लस क्लीन नेपालगंज ग्रीन नेपालगंज के संयोजक भी हैं। आप समाज सेवी के रूप में भी प्रख्यात हैं। आप बहुत से ऐसे गरीब दुखी लोग हैं जिनके जो है सेवा में आप अहोरात्र खटे की अवस्था भी है। आप कोरोना काल में भी अच्छा काम किया गया, चाहे वो गैस से संबंधी हो या कोई मरीज से संबंधी हो या हॉस्पिटल से संबंधी हो, आप दिन रात सेवा किया गया। ये नेपालगंज में है और इनके आसपास क्षेत्र के बसोबास करे वाले व्यक्ति भी उस चीज के अनुभव है, मालूम है, जानकारी है। आप इससे पहले भी सर 2074 के चुनाव में भी आप अपना उम्मीदवारी दिया गया है और लड़ा गया है, घरवैलो किया गया है। इसलिए भी आपके हम शायद लगता है हमका कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहचान न करत हो। आपके का है सर, आपकी उम्मीदवारी दिया गया, आप एक भावुक हुई के उस दिन एक शब्द कहा गया, हमरे भी मन गए बहुत टच की, इस तरह एक बार हमरे दर्शक लोगों के भी बतावा जाए। सबसे पहले तो नेपालगंज वासी लोगों के हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार है हम आप लोगों के, और नमस्कार हमरे। जैसे कि सर बताएं इससे पहले भी रहें, और हमारे सबसे बड़ा जो है कमजोरी जो है वो नेपालगंज जो है। नेपालगंज जो है कहीं थोड़ा सा भी कहीं चोट पहुंचते कोई तरफ से, या जो चीज़ नेपालगंज पाए वाला है अगर वो ना पावत है उके मतलब जबरदस्ती का अगर नेपालगंज का ना देते तो वो चीज़ से हमका बहुत पीड़ा होता है। और वही पीड़ा खातिर जो है हम चाहिए कि हम नेपालगंज के खातिर कुछ करी, पूरे नेपालगंज खातिर। हमारे लिए सबसे विशेष है नेपालगंज, और नेपालगंज के हम बहुत करीब हैं। हमारे दादा परदादा के जन्म स्थलों है, हम खुद यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के हम रहठाने हुई। भाई हमारे थोड़ा सा कभी कभार जब नेपालगंज की बात आओ तो हम थोड़ा भावुक हो जाए थे कि इतना साल हो गया है, ये कभी जो है ये नेपालगंज कभी नेपाल के जो है 5 बड़े शहर में यहाँ काउंट होता रहा। अब आज हालत ये है कि जो है टॉप 10 में भी के नाम नहीं है। जो इज्जत नेपालगंज पाए चाहत रहा वो अभी तक पाइस नहीं है। तो हालात ऐसा है कि हालात देख के जो है थोड़ा सा उस दिन जब हम प्रेस विज्ञप्ति के रहे थोड़ा सा भावुक हो गए कि नेपालगंज का इतना पुराना शहर है, अभी तक तो ये समृद्ध हो जाके चाहिए रहा। जैसे वो टाइम भी हम कहे रहे कि हम मरे से पहले जो है एक समृद्ध नेपालगंज देखना चाहिए। हमारे सबसे बड़ा इच्छा यही है, और वही चक्कर में यहाँ थोड़ा भावुक हो गए। और कहा कि वो जो है संवेदना जो है रहा नेपालगंज से, तो हमारे छात्र सीने में यहाँ नेपालगंज बहुत अच्छी तरह से गड़ा हुआ है, और हम नेपालगंज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और हम आदरणीय दर्शक बिन से ना एक चीज और भी हम प्लस करे चाहिए। जब आप पुस्तक के नाम लिया गया तो हमका समझना हुआ आपके पिताजी भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र के लिए किए हैं, और आपके पिताजी के योगदान के शायद लगत है शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक वर्ग महानुभाव लोग आज भी उस चीज के स्मरण करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, उनके बहुत बड़ा योगदान है। वो हिसाब से ना भी आपके फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो समाज सेवी के रूप में हम ज्यादातर प्रख्यात है। कुछ न कुछ योगदान, चाहे पिताजी हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे आप स्वयं हो, वो चीज तो करत आवा है। लेकिन यहाँ अब आप राजनीति में जब आप विगत 74 साल से ना हाथ डाला जाता है तो वो अवस्था में आपके प्रति लोगों के कुछ नजरिया चेंज हो गई अवस्था देखे ना। जैसे आपके कंपटीटर के रूप में भी कोई राहत है, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में भी कोई राहत है, तो आप मतलब कैसे खाले विकास की सोच अपने मन में है, तो इनके बारे में प्रकाश डाल दिया तो और बढ़िया हो जाए। हाँ धन्यवाद। आप पिताजी के बात किया गया अभी तो ना ही हाँ, मालूम है क्या मतलब वो नेपालगंज में शिक्षा की शुरुआत करने वालों में से एक है। जैसे श्रद्धेय मंगल प्रसाद सर थे, उसी में से
तो अभी जो ये महेंद्र माध्यमिक विद्यालय जो रानी तालाब के पास जो अवस्थित है, ये 2016 साल में नाइट एकेडमी के रूप में जो पिताजी ने वो स्कूल खड़ा किया था। और उस टाइम पे जो है स्कूल को आर्थिक सहयोग और चलने के लिए जो है पैसे की जरूरत थी। तो मेरे जो दादा थे, तो दादाजी ने जो है उस स्कूल के लिए 10 बीघा पक्का जमीन जो है दान कर दिए थे, जो कि अभी भी स्कूल के नाम में ही है। उसका भोग स्कूल ही कर रहा है, वो सारा चीज़ जो है स्कूल में जाता है। तो पिताजी जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रख्यात थे, अभी भी उनका बहुत बार मान सम्मान मिला है। और पुराने जितने भी शिक्षा प्रेमी लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और शायद उन्हीं का असर हुई है जो हम लोग में थोड़ा बहुत आवा है कि जो है समाज के लिए कोई भी पेशा से आप जुड़े हो, लेकिन समाज के लिए आपके जो एक दायित्व है उसका वहन करना जरूरी है। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि नेपालगंज के लिए हम बहुत भावुक रहे थे। तो हमका नेपालगंज के लिए जो है कोई बड़ा चीज ना करे के, इका हमका कोई राजधानी भी कोई ना बनावे के, बस नेपालगंज जो शहर है उस एक नमूना शहर है। अभी भी आप संगीता आई हुआ है, फिर भी जो हिसाब से विकास हो चाहे विकास नहीं हुआ नेपालगंज के। और अभी भी नेपालगंज के ऊपर जो 24 जिला डिपेंड है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए वो आते हैं यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले नेपालगंज जो है इस पश्चिम नेपाल के लिए एक सर्वसुलभ शिक्षा, गुणस्तरीय और सर्वसुलभ शिक्षा के लिए एक शिक्षा का हब बने, और स्वास्थ्य के लिए जो है मेडिकल हब बने। अभी नेपालगंज में काफ़ी जो है अच्छे अस्पताल भी खुले हुए हैं और बहुत सारे विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको मैनेज करने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि नेपालगंज जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, आंतरिक और बाहरी पर्यटन के क्षेत्र में हुआ, थोड़ा सा पूर्वाधार के क्षेत्र में हुआ, और खेलकूद के क्षेत्र में, क्योंकि कभी ये शहर था जिसने देश को काफी देश को 4-5 ओलंपियन भी यहाँ से दिया। तो ये सब चीज जो है अगर अच्छी तरह से हो जाए, और जनता का जो है यहाँ के जो नेपालगंज वासी है उनका रहन सहन थोड़ा सा सजीला हो जाए और जनमुखी हो जाए, बस इतना ही मेरा चाहना है। अच्छी खासी जो है सड़क हो, साफ सफाई हो, वातावरण मैत्री शहर हो, शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़े, स्वास्थ्य में कोई समस्या आए तो कहीं बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। तो इससे एक विचार ये भी होगा कि जो अभी आप देखेंगे कि लड़के लोग पढ़ाई के लिए अथवा जो है स्वास्थ्य के चेकअप के लिए बाहर जाके बहुत जो है चलन है, उस बहाना में वो बाहर जाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वहीं रह जाते हैं, लौट के फिर यहाँ आवत नहीं है। और उनके जो पुरखा हैं, जो माँ बाप हैं, वो पुरानिया टाइम में जो अकेले रह जाते हैं, उनका कोई बात नहीं है, जो है गर्म पानी दे वाला कोई आदमी नहीं रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और पूर्वाधार विकास थोड़ा सा हो जाइए तो यहाँ के बच्चे का है बाहर पढ़े जाइए, वो अपने माँ बाप के साथ में पूरा समय जो है नेपाल में। तो यहू थोड़ा जो है चीज का हम थोड़ा रूपांतरण करें, कोशिश में हमारे दिमाग में आवा है कि अगर थोड़ा सा नेपालगंज विकसित हो जाए, इस सब चीज में जो है पहले की तुलना में थोड़ा सा जो है इनकी सुविधा बढ़ जाइए, तो नेपालगंज के वासी नेपालगंज में रहिए, बाहर कहीं नहीं जाइए, लेकिन इतने हमारे सोच नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो ये चीज कंटिन्यूटी दे ही रहे हो विगत से। आपके अगर क्लीन नेपालगंज, ग्रीन नेपालगंज की अगर बात किया जाए तो आप कई ऐसे जगह में आज भी जो सुर्खेत रोड के बीच में हैं जो बिरवा लगे हैं, हरियालीपन जो है वो आपका ही देन है शायद। हाँ, हम लोग का ही। और इस क्षेत्र में आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी लोगों के लिए आपने कुछ किया है। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहिए तो कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका आपने सहयोग किया है, योगदान दिया है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे मेडिकल कॉलेज से लेके हो या दिल्ली से लेके हो, आपने वो योगदान दिया है। तो अब फिर उसको क्या सोचा कि वहां से जो आप कर सकते थे वो यहाँ पे आके नहीं कर सकते हैं, मतलब राजनीति में ही आके आप ऐसा कर सकते हैं, ये सोच कहाँ से जगा? देखिए, ये आपने सही प्रश्न डाला कि हम लोगों ने जो ग्रीन नेपालगंज जो हम लोग शुरू किया गया, तो हम लोग आधिकारिक व्यक्ति तो है नहीं, उसके लिए जो जिम्मेवार निकाय है उसको करना चाहिए। हम लोगों ने तो एक जागरूकता दिखाने के लिए किया था। तो अभियान अभी भी मेरा है, 197 हफ्ता पहुंच गया है, फिर भी हम लोग जो होगा संचालन जारी रखे हैं।
तो जो जिम्मेवार निकाय है वो चीज का समझ ना पावत है। और बहुत सारे चीज ऐसा है जो चीज हम लोग करे चाहे थे, तो उसके लिए जो है आपका एक जिम्मेवार निकाय में एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में होना पदीय दायित्व दायित्व नहीं है, तो चाहकर भी वो चीज हम लोग ना कर पाए। अच्छा, ये उनका मतलब द्रुत गति से करे के उद्देश्य के साथ में आप राजनीति में आओगे। हाँ, ऐसा माना जाए सकता। हाँ, यही माना जाए। मतलब लेकिन आप ये सब चीज के जोड़ागा तो दुई चीज के तो आप एकदम इग्नोर करे जैसे लगे थे आप, जैसे कि आप आर्थिक कारोबार में ये शायद हमको लगा था मध्य पश्चिमांचल 5 विकास क्षेत्र के दूसरे नंबर पर ऐसा भंसार रहा जहाँ से राजस्व के बढ़ोतरी उठता आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन आप उनकी चर्चा नहीं किएगा। दूसरा चर्चा आप यहाँ पर युवा लोगों के शिक्षा के बात कियागा, स्वास्थ्य की बात कियागा और चेतना की बात कियागा, लेकिन उनके रोजगार की बात का आप नहीं कियागा। ये तो ऐसा है ना कि जब आप यहाँ पर आप जो है शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जब आप बात करेंगे, उसके लिए आप सुविधा बढ़ाइयो, तो रोजगार तो ऑटोमेटिक जो जनरेट हुआ है ना। मतलब आपका मतलब ये है कि जो अभी जितना हॉस्पिटल खोला भी तो रोजगार वहाँ मिलता करें। आप अस्पताल खोलियो तो वहाँ आपके मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर चाहिए करी, पैरामेडिक चाहिए करी, और उसके साथ साथ प्रशासन देखे वाले जो नॉन मेडिकल पर्सन है बहुत तो चाहिए। तो वो तो एक ऑटोमेटिक आप अगर एक अस्पताल खोलो तो वहां पर तो आपके शायद दूसरे आदमी का रोजगार तो ऐसे निकल जाते हैं। आप एक सरकारी स्तर के एक अच्छा आप स्कूल बनावत हो तो वहां पर आपके टीचर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो एक अच्छा रोजगार तो खुल ही जाता है ना। लेकिन डॉक्टर साहब ये सब चीज के नारा तो शायद प्रचंड आए, केपी ओली आए, अन्य बड़े बड़े नेता लोग, और इस क्षेत्र के जो अभी वर्तमान अवस्था में मंत्री जी हैं मोहम्मद इश्तियाक राय जी, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ जल्दबाजी में कुछ इधर 1-2 दिन में कर दें, लेकिन उनके जो भावना रहा तो काम तो करते हैं, चाहे निर्माण से संबंधी हो या शिक्षा से संबंधी हो, चाहे औद्योगिक कॉरिडोर से संबंधी हो, सूखा बंदरगाह की योजना देखा जाए अभी भी है। अब इधर से या उधर से ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बातचीत हुए वजह से ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुका है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए जो इस क्षेत्र के युवा लोगों के हम लोग स्टॉप कर दी जाए विदेश जाए से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र। आप तो एक जेंटलमैन पर्सन हो, विगत से ना समाज में भेजे हुए हो, ऐसा क्या है आपके पास उपाय? देखो जैसे कि आप बहुत से बात कियो, जैसे कि अभी सूखा बंदरगाह है, आपके औद्योगिक कॉरिडोर रहा, तो ये सब चीज जो है केंद्र से संचालित चीज है, नहीं ये सब चीज के पहुंच हम लोग के पास नहीं रही है। तो अगर उनके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति रहे, अगर वो सब चीज वो लोग करे हुई थी, अभी एक औद्योगिक कॉरिडोर खोले हुई थी, तो युवा के लिए जो है जगह की कमी होती, वो टाइम पे नहीं खोला है ना। अब एक घोषणा हुआ, वो घोषणा में नहीं हुआ, देख लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे यहाँ पर जितने भी आपके टेक्निकल स्कूल हैं या सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में या कोई भी 1-2 छोड़ के वोकेशनल सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होता था। जॉब ओरिएंटेड जितने भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका एफिलिएशन उतना नहीं है यहाँ पे। प्लम्बिंग का देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का देख लीजिए, तो तुरंत रोजगार मिलने का नहीं है। तो आप जब तक यहाँ के युवा का ट्रेन न करियो तो उनका रोजगार कहाँ से मिले? जब आप उनका ट्रेन करियो तो रोजगार जो बड़े बड़े योजना यहाँ केंद्र सरकार से जो घोषणा होते हैं, अगर वो टाइम में पूरा होगी तो रोजगार ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए ना। यहीं के जो प्लम्बिंग काम के लिए जो कतार, मलेशिया, दुबई जाते हैं, अगर यहीं पर आप औद्योगिक कॉरिडोर खुल जाए तो वहाँ प्लम्बिंग के काम के लिए कोई जो शॉर्टेज रही है। लेकिन सर यहाँ की अगर वर्तमान अवस्था देखा जाए तो शायद हमका लगा थे अब अभी का नेता लोग वर्तमान प्रतिनिधि लोग कैसे लेते हैं हमका सर नहीं मालूम, लेकिन हमका लगा था कि सकारात्मक रूप से ग्रहण करिए कहीं के। हाँ, कि मतलब इतिहास की काम कर रहा आईना है, अच्छी बात है। अभी तक यहाँ पे जितने भी सीप मूलक तालीम उपलब्ध हुआ, चाहे वो कोई भी वार्ड से हुए, 2300 वार्ड के हम नाम लिखन, चाहे नगर पालिका से हुए, लोग सीप तो सीखिन, उनका उपयोग यहाँ पर नहीं किए। तो मतलब लेकिन इके पीछे इके जिम्मेवार हम क्या मानी थे? वो नेता के मानी थे जो बजट तो मन डालिस 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया, वो बजट गवा हम ना आपके बजट हो, वो बजट भी गवा, उनका तालीम भी दी, लेकिन उनके मॉनिटरिंग नहीं कर पाई। उनके अवस्था कैसे है, वो काम करत है नहीं करत है, उनका और भी आगे बढ़े के लिए हमरे इस संस्था से या हमरे इस स्थानीय सरकार से कुछ थप योगदान की जरूरत है कि उस चीज की मॉनिटरिंग नहीं कर पाई। बस चूक कहाँ पे होता है ना कि जब आप कोई चीज करने लगा तो आप होमवर्क नहीं करा तो
जैसे आप बड़ा बड़ा मैं बताया कि फलाना फलाना चीज की ट्रेनिंग है, हाँ। तो वर्कआउट में ये था कि उका हम ट्रेनिंग दे दी, वो निकली वहां से तो काम कहाँ लगे? आप ट्रेनिंग तो दे दियो, पैसों का बजट तो दे दियो, तो वो ट्रेन भी होगी, आपका कहाँ यूज करियो? तो आपका तो दूसरा जो है योजना ना रहा। तो आप अगर एक होमवर्क किए हुए थे कि हम जो है दूसरे प्लम्बर का या दूसरे इलेक्ट्रिशियन का हम हर एक वार्ड से जो निकाली थे, अगर तो अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री खुला हुआ है या कोई नया योजना हुई है तो उनका वहां लगा सके थे ना। तो दोनों चीज पैरेलल में होना जरूरी है। अभी देखिए कपास विकास समिति जो है खजुरा के दबा बैठा हुआ है। आप चाहे जितना आप कपास उत्पादन कर ले हो तो क्या फायदा का है? आपके पास बुटो धागा कारखाना रहा होगा, बैठा दियो हटौड़ा कपड़ा के उत्पादन है तो निर्यात की जगह भी तो चाहिए। तो अनप्रोडक्टिव जगह पर अगर आप लगाइयो तो प्रोडक्शन तो हुई है लेकिन उनके उपयोग न हो पाई है। साधारण सी बात है, जैसे आपको कोई नहर बनावे है नहीं, वो आप नहर बीच शहर से एक बड़ा शहर से ले जाओ तो नहर का काम होता रहेगा, और वही नहर आप अगर गांव के से ले जाओ तो सिंचाई के लिए खेत के लिए जो है यूज होते करते हैं। तो यही चीज है कि आप जो चीज ट्रेनिंग या कोई चीज लगावत हो तो उनके प्रतिफल के बाद उनके फीडिंग कहाँ करिए बहुत चाहिए, और नहीं है तो फिर तो बालू में पानी डाले। मतलब ये कहा जाए कि वर्तमान अवस्था में 2074 के बाद से जितने भी प्रतिनिधि लोग अपने अपने ठाव स्थान में लगाए, 5 वर्ष की उम्र हमका उचित ना नजर आवा कि कोई बेनिफिट उनका हुआ हो जो तालीम लेके बैठे। अभी जो हम लोग का जो अपने पैसा छोड़ के जो आय बढ़ रहा है ये राजनीति में, यही सब चीज कारण है कि थोड़ा सा विजन नहीं पहुंचावत है, दूरदृष्टि नहीं देखते हैं। तो समाज यही समाज में हम लोग तरह है, हम लोग अपने काम प्रति जो है ईमानदार हैं। सब लोग कहते हैं डॉक्टर लोग जो है बहुत डेडिकेटेड होते हैं, तो और भी जो समाज में और व्यक्ति जो अपने काम के लिए वो डेडिकेटेड का कहा नहीं है। यही हमारा हम लोग का पड़ा है कि अनप्रोडक्टिव काम न हो, लॉन्ग लास्टिंग। तो किसी भी कोई भी जगह के कोई भी चीज के विकास अगर हुई है तो राजनीतिक रूप से ही हुई है और दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन ये कि उमा जो भेजे वाले आदमी है उनका चाहिए कि थोड़ा जो है ईमानदारी पूर्वक और डेडिकेशन से अगर काम करिए तो ये सब संभव है। अच्छा, हम एक चीज और अभी बहुत जल्दा प्रश्न है कि हर जगह उठ रहा है, 77 जिला में उठ रहा है हिंदू राष्ट्र के बाद। हिंदू राष्ट्र के बाद उठे के बाद में यहाँ यही क्षेत्र से न भी आदरणीय हिंदूवादी नेता दिवाकर खनाल जी अपना स्वतंत्र उम्मीदवारी दी है, आदरणीय शिवसेना के हमारे राजकुमार रोनियार जी अपना स्वतंत्र उम्मीदवारी दी है। आपका ना लगा था कि आप भी एक हिंदूवादी व्यक्तित्व हो, आप कहीं भी हिंदू राष्ट्र के लिए अपना कुछ वॉइस देख चाहिए? आप सही बात उठा होगा, हम हिंदू है इसमें कोई दुई राय नहीं है, लेकिन जब आप राजनीति करो तो आप धर्म के नाम पर या जात के नाम पर राजनीति करियो तो सफल न होगी कोई भी। अभी लेकिन विगत में तो उचित भई कि नहीं, 62-63 में जितना भी आंदोलन हुआ कोई भी एक आम साधारण व्यक्ति जो है हिंदू राष्ट्र हटाओ करके मांग करबे नहीं कि वहां के 90% जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य लोग रहे, सभासद लोग रहे, उन लोगों के स्वयं चीज नहीं मालूम रहा कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र हटावे की कोई एजेंडा आवा है। नहीं, तो वही तो बताए थे, धर्म के नाम पर और जो है जात के नाम पर जो राजनीति करी तो प्रतिफल आप देखते हो। जबकि हिंदू राष्ट्र रहा तो यहाँ पे तो सब धर्म के लिए जो है समान व्यवहार रहा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो, सबके लिए समान अधिकार, समान जो है सम्मान रहा। तो धर्म के जब हिंदू राष्ट्र की बात जब आवा है तो हिंदू राष्ट्र जो हटा है तो जनता के मांग से तो हटा नहीं है। जनता कभी इसके बारे में जो है सरकार रेफरेंडम कभी गिरीश ना रहा। अब 2-4 लोग रहे जो कमरा में बैठने को हटाए दी, तो हमारे ख्याल ये है कि हिंदू राष्ट्र रहा तो इसका हिंदू राष्ट्र फिर से काम करे चाहिए। लेकिन ये है कि अब नेपाल पहले तो नहीं है, नहीं अभी में जो है बहुधर्मिक लोग भी हैं, तो ये भी ध्यान रखे पड़ी कि चाहे वो हिंदू राष्ट्र होए बावजूद भी अगर मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, आपके बौद्धिस्ट यहाँ पर हैं, तो सबके जो धर्मों का एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो ये नहीं कि हम हिंदू धर्म बना लिए हैं तो बस हम खाली हिंदू रह बाकी जो है दबा के रख पे, तो बहुत चीज नहीं है। और 63 ऐसे देश है जो मुस्लिम, हाँ हम अपने बात पूरा कर ली, तो ये जनता से अनुमोदन हो वाला चीज ना रहा, तो अब जो है जनता के मामला है तो जनता से ही क्या करा कोई अनुमोदन।
जो चीज जनता के मांग ना रहा उसका तो आप जबरदस्ती हटाइयो तो वो तो गलत बात है। तो आप इसका फिर से जनता के ऊपर ले जाओ। जनता के चाहना है कि हिंदू राष्ट्र रहिए और सारा धर्म जो है बराबर रहिए, तो हो सकते हैं। तो क्या आपके मैनिफेस्टो में ये भी एक मांग रही हिंदू राष्ट्र का, ऐसा माना जा सकता है, या आप अभी वो चीज में टच नहीं करे चाहते हो? ऐसा है कि हम धर्म के से ज्यादा जो है हम काम पे विश्वास करते हैं। हम नेपाल के काम के लिए आए हैं, लेकिन हिंदुओं के नाते से अगर जनता यहाँ के बहुसंख्यक जनता अगर चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र काम हो और सारे धर्म के जो है बराबर सम्मान हो, तो इसमें कोई जो है वो नहीं है। लेकिन माना जा सकता है कि आपके आने वाले मैनिफेस्टो में वो चीज के समावेशता। हाँ, मतलब हिंदू धर्म जो है वो दूसरे धर्म को क्षति भी नहीं पहुंचाए और दूसरे धर्म वाले भी हिंदू धर्म को जो है क्षति नहीं पहुंचाए। नहीं, इसका तो इस हिसाब से इतिहास पूर्व काल से जहाँ 240 वर्ष जो शाहवंशीय काल रहा, आप उम्र देखा जाए हिंदू राष्ट्र कायम रहा, उस समय किसी भी धर्म के व्यक्ति को प्रताड़ना नहीं दिया गया है, उसको बराबर सम्मान मिला है। अगर आप समाज में तो ये चीज है ही नहीं। अगर आप मुस्लिम धर्म के लोगों की बात करें तो हमें लगता है पृथ्वीनारायण शाह के पाला से उनको खर खजाना और हथियार बनाने का पूरा जिम्मेवारी ही दिया गया है, पूरा दिया जाता था। आज भी उनका स्थान अपने जगह पे सम्मानजनक है। कई मुस्लिम व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जो स्वयं कह रहे हैं, उनकी चाहना है कि नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मतलब उससे एक जो होता है ना कि एक सेकुलर फीलिंग होता है कंट्री का। नहीं, विश्व में 200 कितने राष्ट्र हैं, उसमें से 43 और 100 कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं और यहूदी राष्ट्र हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र सिर्फ विश्व में एक ही था, नेपाल था, उसको भी हटा दिया। हाँ, वो बिना रेफरेंडम हटा के ये गलत बात था। लेकिन वो कोई पब्लिक का चाहना ही नहीं था। ना पब्लिक का ना पहले चाहना था ना अभी है, ना आज है। पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अभी लोग चाह रहे हैं। तो मेरा पूरा समर्थन है हिंदू राष्ट्र प्रति कि अगर अभी भी आप जो है एक ईमानदारी पूर्वक जो है इसको आप रेफरेंडम ले जाइए, जनता के बीच ले जाइए क्या करना है, और जनता जो फैसला करेगी वो वही सर्व। क्योंकि अब आपका जो है डेमोक्रेसी में तो सर्वोपरि जनता ही है, सर्वोपरि जनता है, सारा चीज उसी का हाथ होता है। लोकतंत्र गणतांत्रिक प्रयास का, चाहे राजतंत्र हो चाहे हिंदू राष्ट्र के लिए हो, ये सारा चीज जनता के हाथ में है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात कहा सर, और आशा करता हूँ आप इस प्रकार। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, या पब्लिक आपसे जानना चाहती है। हम 2-4 दिन से इधर उधर सब तारीख घूमते हैं, तो कई लोगों के ऐसे वॉइस आवा कि आप अभी युवा हो, नौजवान हो, आप में कुछ कर गुजरे की क्षमता भी है, वो आपके विगत के कार्य से भी दर्शावत है, पथ प्रदर्शन करते हैं कि आप में क्वालिटी, वो एबिलिटी, वो खूबी है। लेकिन अभी आपके ये जो चुनाव घोषणा के बाद से ना आपके हम देखें सामीप्यता करीब कई जगह से ना आप युवा लोगों के कैसे जोड़त जाते हो, ये चीज का है कि आप स्वयं एक युवा हो, आप अपने संगे युवा के कैसे जोड़ा? ऐसा है कि जब आप समाज में यहाँ ईमानदारी पूर्वक प्रश्न रूप से काम करियो, तो आपके पास खाली युवा नहीं और भी जमात आके आपके साथ जुड़ जाइए। और हमका लगा था कि जो है जितने भी कार्यकारी जगह पर है युवा लोगों का आवक चाहिए। जब कारण ना जब आप बूढ़ पुरानिया हो जियो 10-20 तो रोगे हो जिए, आप जो है कार्यकारी पोस्ट पर बैठ भी गए हो तो आधा ज्यादा समय तो आप अपने रोगे पे खर्च करिए, तो काम करिए का आप दिमाग लगा रहे कि जो है हमारे शुगर कैसे कंट्रोल मतलब आपके काय मतलब ये तो नहीं ऊपर के राष्ट्रीय लेवल के बुढ़वा नेता है उनका किनारा करके अब युवा गगन थापा जैसे लोगन के हैं विश्व जरूर एकदम ऐसे लोगन के हैं जो है अग्रसरता दिया जाए, अगुवाई करे के मौका दिया जाए, अगुवाई करेगा तो मौका दियो तो बहुत जल्दी जो है देश ये क्वालिटी चेंज कर ले। आधा समय तो अभी आप न्यूज में देखे तो यो कि जो है जितने अब नाम न ले हम जो बुजुर्ग नेता थे और काफी उनमें बीमार भी थे, तो उन्होंने उस सब इलाज के लिए कोई इतना ले गए तो एक अरबों रुपया चला गया सब में। तो वो अरबों रुपया आप जो युवा के लिए जो है आप लगा सकते ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो नेपाल या देश है ना, उनका युवा लोगों का पता है कि अब हमका इस समाज में रह गए। जो बूढ़ पुरानिया वाले हैं, जो ओल्ड वाले हैं, उनका तो टाइम तो चला गया, जैसे रहे वैसे चला गया। अब हमका इमा रहा है, तो अगर हम जो है जो यूथ इमा काम करी और जो सकारात्मक काम करी, हम उनका अगर साथ न दिवे फिर वही का साथ दिवे, तो वो तो यही है हम लोग का भी जो है विश्व साथ झलिए। जो हमारे पुरखा जो
जो ढंग से जीन वही ढंग से हम लोग भी वही जिंदगी जो है काटे पड़ी। तो अब युवा का सोच चेंज हो गया है, उनका अब ये चेतना आ हुआ है कि अब ये समाज हम लोगों को है, हम लोग का भी इमेज जिए है, इमेज जो कुछ करेगा हम लोग का करेगा है। तो जो युवा आई हम लोग के लिए करी तो वही तो साथ है ना, और जो 70 साल के हो गए तो उनका साथ तो नहीं है, काश उनके तो लाज चला गया वो एज के, और वो अब वही सोच से काम करिए। तो युवा जो है बहुत जागरूक हो गया है भाई। हमारे युवा अभी देखा था कि को काम करे वाला है, कोई काम नहीं करे वाला है, को हमारे लिए जो है सोसाइटी बढ़िया करी, को हमारे लिए जो है यहाँ पर रोजगार सृजना करी, को हमारे लिए जो है यहाँ पर बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करी। तो रोजगार वो युवा ऑटोमेटिक उनके साथियों का बुला की जरूरत न पड़ी, काफी पता है वो हमें ये हमारे लिए हो है। लेकिन युवा तो आज के डेट में बटा है, बटा है। कैसे कुछ हिंदू के नाम से बटा है, कुछ दूसरे वर्ग विशेष वर्ग के नाम से बटा है, कुछ स्वतंत्र जैसे हमरे रवि लामी थाने सर कुछ समय पहले आए घोषणा किए, कुछ थीम में जा रहा है, कुछ और अन्य में जा रहा है। तो ये अवस्था में आप अकेले लड़े के बजाय आपका नहीं लगा कि हम भी रवि लामी थाने के पार्टी से ना वो व्यक्ति अच्छा है, या हम और कोई खेमा सेना जो है हमका अच्छा करे के नहीं, तो हमका उम्र के एक तो छत भी तो चाहिए कि हमारा मजबूती रहा है। ऐसा है ना कि आपके बात सही है। अब सरकार जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक पद्धति से ही चला था। लेकिन ये कि जब आप कोई के छत के नीचे बैठ के जब काम करते कुछ करते हो तो आपके अंदर एक बाउंडेड रहते, आप खुल के काम स्वतंत्रता ना रहते, आप चाहकर भी जो है कुछ अच्छे काम करियो तो जी के अंडर से आप आए वो आपको रोक दे। अच्छा, काशी का आगे भी राजनीति करेंगे होते तो लगी कि ये काम करे जो इनके वोट बैंक जो है असर पड़ी। तो अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम तो सिर्फ विकास और निर्माण और जो है नेपालगंज के भलाई के लिए देखे ना, हमका तो कोई चीज का डर ना रही, हम कोई न कोई पार्टी गुलाम रही न कोई के अंडर हमका। लेकिन आपे की एजेंडा जैसे वर्तमान अवस्था में कुछ समय पहले स्वतंत्र पार्टी जो आ रहा उनके भी एजेंडा सेम ऐसे है। हाँ, मतलब अभी के जो रियलिस्टिक समस्या है तो उसका तो आप उजागर करें पड़ी। नहीं, अब वो चाहे एक स्वतंत्र व्यक्ति उजागर करे या कोई पार्टी वाला करे, क्योंकि बाकी एजेंडा जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो जो वैकल्पिक राजनीति के लिए आई है, तो आप जितने भी वैकल्पिक राजनीति वाले आए होंगे आप एजेंडा देखो सब एक है। खुशी लगा सर, आप काफी कुछ में प्रकाश पा रहा है कि स्वतंत्रता रहे बिना कैसा अनुभूति होता है। इस सब के पीछे में हम आप बाकी क्षेत्र नंबर लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत का नंबर से शायद लड़ा जाए खा से अच्छा खा बोले तो। और हम जो है एक चीज क्लियर कर देना चाहिए थे जी, बहुत लोगों में यहाँ ये कंफ्यूजन है, ये का हो ये अभी भी कितना का हमारे पास आवा है कि डॉक्टर साहब सांसद में लड़े जाते हैं। तो सांसद में हमारे उम्मीदवारी नहीं है, उम्मीदवारी हमारे प्रदेश से है और प्रदेश सभा से जिका विधायक कहते वह मियाँ विधायक मियाँ जो प्रदेश सभा बाकी जिला 2 ख जो टिपिकल बाजार एरिया है जिसमें 14 ठो वड़ा है, 1 से लेके 12 तक और 14-15। तो हम जो है सांसद के लिए न हो, हम विधायक के लिए हो, नेपालगंज के विधायक के लिए। तो हम चाहे विधायक के विधानसभा चाहे डांग में हो या बुडोल में हो, लेकिन काम करबे हम नेपालगंज के लिए। कि हमका अगर मौका मिला था हमका चुनत है तो हमका यहाँ की जनता चुनिए ना। हाँ। नेपालगंज के तो हम सिर्फ 14 वार्ड के जनता चुनिए। हाँ चुनिए, तो अगर हमका अगर चुनत है तो हम तो नेपालगंज के लिए काम करबे ना। वही आप लोग क्लियर हो जाए कि विधायक के लिए है, इस सांसद के लिए नहीं है। अच्छा, यानी आप खासे हो लुम्बिनी प्रदेश बाकी 2 ख क्षेत्र नंबर 2 के खा के लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत 1 से 12 वार्ड 13-14 वार्ड, यानी 14 वार्ड में आप 14-15 13 नहीं, 14-15 13 नहीं है, 14-15 बीच से 13 हटा दिया जाए। 13 चला हुआ कम ही है, लेकिन 13 वाला ये आपके सीमा क्षेत्र हो। हाँ, ये हमारे जो है टेरिटोरी हुआ। अच्छा ये एक बार और सब आम जो है दर्शक बिंदु बताई दिया जाए कि ये जो ये आप घरदैलो की अभियान शुरू करे के आप सोच बनावा गया है, उसका कौन नवा सोच के साथ जावा जी, और अपने साथ में युवा लोगन के कैसे जोड़े के एक प्रक्रिया करें। अभी हम लोग के पूरा टीम इमा जो है छलफल में लगा है जी, और जो है मैनिफेस्टो भी हम लोग अभी सब होमवर्क करे थे कि रियलिस्टिक ढंग से बने, ज्यादा सपना देखा वाला न हो, जो रियलिस्टिक जो काम किया जा सकता है। और जो नेपाल के लिए नाम लिया तो विचार तो गुंडा तो नहीं कुछ नहीं, अभी तो बनते हैं, अभी क्लियर है वो जब बन जाए तो आप लोग के सामने वो सब आइए, नहीं जनता सामने उन लोग लेके जाए पड़ी। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा अपने प्लान चेंज किया गया है। तो जब अभी तो हम लोग जो है क्लस्टर से मीटिंग में है
विभिन्न समाज से मीटिंग में है, विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्व से राय सलाह सब लिया जाते हैं, का कैसा है ना करे है। और जब नॉमिनेशन के बाद जब चुनाव चिन्ह मिल जाए तब हम लोग के घर दे लोग यह कार्यक्रम है। तो उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा कौन कौन बड़ा के कौन कौन मोहल्ला में क्या समस्या है, उस समस्या हम लोग सब जो है सजा लिया जाइए। हम लोग की टीम लगा हुआ है, वो सब चीज़ उन लोग जो है सर्च आउट करके जो है डाटा कलेक्शन करके वो सब ले लें। जब दोनों टीम के जो 14 बड़ा की जितना समस्या है इकट्ठा रखे के बाद उनके सोल्यूशन और सोल्यूशन के समाधान और समाधान में जो जो चीज़ लगी उनके स्रोत कहाँ से लावा चाहिए, तो इस सबके गृह कार्य करके उसके बाद हम लोग जनता देवे। तो जनता जाए बाद उनका हम लोग कह दिया जाए कि आपके यहाँ टोल में आके मोहल्ला में आए हैं और आपके मोहल्ला में ये जो है समस्या है, वही के लिए समाधान की रास्ता ये है, वही समाधान में ये चीज़ की जरूरत पड़ी। तो हम यही चीज़ के लिए आए हैं प्रदेश सभा में। अगर आप लोग इनके लायक समझियो हमका वहाँ भेजियो तो हम लोग जो है हम लोग के पास पूरी टीम है जो इनके समाधान कर सकते हैं, और यही चीज़ के लिए हम आए हैं। तो अब किस बार हम लोग थोड़ा सा फर्क ढंग से प्रस्तुति दिया जाइए। नहीं बिल्कुल, हम आदरणीय दर्शक बिन से भी अनुरोध करें चाहिए था, आप समाज सेवी भी हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के भी योगदान इस समाज में है। आप अभी वर्तमान अवस्था में नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में सर्जन के रूप में कार्यरत भी हैं, प्लास्टिक सर्जन के रूप में जो है कार्यरत भी हैं। आप क्लीन नेपालगंज ग्रीन नेपालगंज अंतर्गत हरियाली की एक मुहिम चलाएं जिसका नेपालगंज नगर पालिका से ना शायद अगुवाई करता तक किया गया, वो हम आप सब देखा जाता है। लेकिन इस सब के पीछे में सब हर साल हम देखा जाता है कि शिक्षा के स्तर की बात होता है, लेकिन विद्यालय में जाए के बाद विद्यार्थियों की क्वालिटी वही है। ये है ना कि जैसे आज भी देखा जाए सर, प्राइवेट स्कूल के जो पढ़ाई है उससे कई गुना शिक्षक जो सरकारी स्तर के शिक्षक है उनके सैलरी हुए के बाद भी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई रहा है। इसके पीछे आप क्या माना जाएगा? क्या ये है ना कि जो जैसे सरकारी स्कूल है, अगर आपको लगानी चाहिए हर जगह, नहीं जो 20 साल पहले जो सिस्टम रहा अभी भी वही है। तो आप पढ़ाए वाले शिक्षक के यहाँ और पढ़े वाले विद्यार्थी के यहाँ आप एक अच्छा इन्वायरमेंट दे हो तो ऑटोमेटिक रेज हो जाइए। अभी हम देखी थे, हम खुद जो है मैन माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं, तो लेसन प्लान के कोई एजेंडा नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप क्लास में पढ़ावे जाते हो बच्चे के यहाँ, तो आज हमका ई टॉपिक पढ़ा के तो आपके क्लास प्लानिंग का है, ऐसे जाके टाइम पास करियो कि चलो बच्चे किताब पढ़ो चैप्टर पढ़ो, वो तो अपना पढ़ी, लेकिन आप क्या पढ़ी हो तो वो तो तुम घर में बैठे हाँ कर ले। तो एक लेसन प्लान बहुत जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद जितने भी क्लासरूम है, अब जो है आईटी का जमाना है, तो आपको क्लासरूम को जो है आईटी फ्रेंडली भी करनी पड़ी, आपको ऑडियो विजुअल भी दिखानी पड़ी। कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों तो आप इंटरनेट आपके पास है, तो आप इंटरनेट से वही चीज सर्च करके विद्यार्थियों लोगों को नया चीज आप दिखा सकते हो, नया प्रविधि। हाँ प्रविधि। तो आप जो है अभी टेक्नोलॉजी है, प्रविधि है, सब कुछ है, शिक्षा का भी प्रविधि में हाँ मैथिली जानना बहुत जरूरी है। आप समय साथे जाएंगे तो प्रदेश प्रमाण तो कोरोना काल में भी दिखा, हाँ दिखा पड़ गया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दिखा। अब वही चीज जो आप अभी हर एक अच्छा रूम में आप अप्लाई करो, ठीक है। आप खाली एक व्हाइट बोर्ड में वो a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 24+b² लिख दिए, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज के डेमोन्स्ट्रेशन जो है आप आईडी से देखो तो बच्चा जल्दी समझ जाते हैं। तो आपके जो है जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके आप स्तर बढ़ेंगे, आईटी फ्रेंडली बढ़ेंगे, लेसन प्लान के थ्रू आप पढ़ाई हुई है तो बच्चे का स्तर बढ़ करिए। और इससे कहाँ फर्क पड़ा था ना कि जैसे सरकारी विद्यालय तो सब निःशुल्क है 10 क्लास तक, तो दूसरा चीज ये करना पड़ेगा कि 11-12 का भी सकबर जो है निःशुल्क होना चाहिए। सरकार के पास पैसा है, लगानी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करे वाला आदमी चाहिए। तो इससे हुई कि आपके अगर स्तर जो है बढ़िया रही है उमा, तो इससे जो है गार्जियन का पैसा बची। लेकिन सर आज के डेट में तो बोर्डर्स करके एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे गरीब परिवार के भी माताजी बाप अभिभावक लोग चाहते हैं कि बोर्डिंग में पढ़ावा जाए, तो वो माध्यम कहन सरकारी में लागू कहीं नहीं करावा जाए। अभी भी आदमी का भ्रम यही है ना कि बोर्डिंग में पढ़ेंगे तो हमारा बच्चा कैरियर बनी, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। कैरियर तो अगर आप सरकारी स्कूल के शिक्षा के स्तर बढ़ावा तो सारे जो प्रविधि मैत्री बनावत हो, जहाँ तक हमका तो आप देख लियो कि जितने विद्यार्थी बोर्डिंग में पढ़ाते वो सब चले सरकारी में।
गार्जियन को उतना पैसा बच है। मतलब ये क्या है, मतलब ये हमें नहीं कि आप जो है बोर्डिंग स्कूल का जो है धराशी पार दो, उनके भी लगाने लगा हुआ है, उनका भी आपको ध्यान देख पड़ी। तो जो लॉस या जो जो थोड़ा सा गैप दिखाई पड़ी सरकारी और प्राइवेट में, वो गैप को मैनेज मैनेज कर दिया, सरकार का मैनेज कर पड़ी। अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए वहाँ के दिल्ली के केजरीवाल ने जो किया है, कई जगह किया है, मोहल्ला क्लिनिक हो चाहे शिक्षा हो सभी किया। तो हम ये सब चीज संभव है ना, तब तो केजरीवाल की है। आज दिल्ली में भी एक गरीब घर के रिक्शा वाला के बच्चा भी बोर्डिंग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी निःशुल्क पढ़ाते हैं। उनका जैसे नाश्ता जो व्यवस्था अभी जो मैंने हर लोग लिखा था मैनिफेस्टो में कि शिक्षा निःशुल्क, तो निःशुल्क ऑलरेडी है ही है, 10 क्लास तक है ही है, उनके क्वालिटी गुणस्तर कैसे बढ़ावा जाए। ये निःशुल्क के यहाँ जो है थोड़ा ब्रॉड रूप में देखा जाइए। आप जब स्कूल के सरकारी स्कूल की शिक्षा से जब आप पढ़ी हो और जब बोर्डिंग से बच्चा छोड़ के जब प्राइवेट सरकारी स्कूल में आई है तो ऑटोमेटिक निःशुल्क हुआ। अच्छा एक चीज हम सर यहाँ पर आपकी बात के थोड़ा सा खंडन करे चाहिए, लिखा है निःशुल्क, लेकिन बच्चन से ना कोई दूसरे सोर्स के नाम से आर्थिक संकलन 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपया लिया जाता है कि यहाँ विद्यालय में अतिरिक्त खर्च चलावे के लिए वो सहयोग चाहते हैं, हमारे विद्यालय के आय स्रोत नहीं है इसलिए चाहिए। अब लिया अगर तो कई जगह पे लिया जाता है, आप यहाँ नेपालीगंज में देख लीजिए, चाहे पुस्तकालय के नाम पर लिया जाए चाहे और अन्य कोई कार्य के नाम से लिया जाए, लेकिन लिया जाता है। सबसे पहले तो आपको देखे पड़े कि ये जो है कानून संबद्ध है कि नहीं है। अगर कानून संबद्ध नहीं है तो ये जो गैर कानूनी है, और ये बात तो इसके लिए अनुगमन होना जरूरी है। भी जो है उनका भी मालूम है, शायद नगर प्रमुख के थोड़ा सा है तो अनुशासन से और सुशासन ईमानदारी के साथ के अनुगमन होइए। और अगर कोई सरकारी स्कूल का अतिरिक्त खर्च के लिए पैसा ना पड़े तो उसका लिए जो है गवर्नमेंट तो व्यवस्था करे। हमारी जानकारी निःशुल्क के मतलब कोई शुल्क न लगता, वही है, चाहे वो किताब में विद्यार्थी गया हाँ। तो इवन उसका ड्रेस, उसका किताब, उसका दीवा खाजा, उसके लिए लाइब्रेरी, सब कुछ जो है निःशुल्क होना चाहिए। लेकिन तो अभी भी बहुत सारे यहाँ पे मेंटेन है नहीं है। अब थोड़ा सा अभी ये है कि हम लोग ट्रांसफर फेज में ही है। वार्षिक रूप से 600-800 रुपया वो अभिभावक पे करत है, वही है अभी ये पे कर रहा है, वो किसी भी सरकार भी में लगा हुआ है। जैसे अभी देखो आप पुस्तक किए हुए निःशुल्क नहीं सब पढ़, हालांकि टाइम से पहुंचे न पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन ये दीवा खाता की व्यवस्था की है जो है छोटे क्लास तक भी सही, तो इका बढ़ा के थोड़ा बड़ा क्लास तक भी कर दो, 10 क्लास तक भी कर दो। तो स्टेप बाय स्टेप अगर करते चले जाइए तो निःशुल्क जो है अपने आप, लेकिन ये है कि इसके लिए लगानी चाहिए सरकार के पास, सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में लगानी करे। तो अब यही सब चीजें कि जो मेन चीज है जिससे जो है देश के जड़ मजबूत होते हैं शिक्षा, यही में थोड़ा लगानी भविष्य नेपाल राष्ट्र की विकास है। यही सब चीज के जो है कमी हम फिर अपने दर्शक बिन से जानकारी कराओ के आप हैं समाज सेवी डॉक्टर विनोद कर्ण जी, जो खोल के आज बात अपने दिल खोल के बात कहें, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे युवा से संबंधी हो, चाहे राजनीतिक विषय में हो, चाहे हिंदुत्व के विषय में हो, चाहे स्वतंत्रता के विषय में हो। और आने वाले समय में आप स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्र नंबर 2 बांके ख के अंतर्गत है, जो 1 से 12 नंबर वार्ड तक का है, 13 छोड़ के 14 और 15 वार्ड के हैं जोड़ा गया है। ये वार्ड में आपके जो है मतदान संख्या है, मतदाता लोग यही वार्ड से आप रही हैं, और हम आशा करें आपके जरूर वो अवसर आप लोग दिया जी का। आज के समय में सब तो पब्लिक है, अगर जनता चाह ले हैं कोई कहीं भी ऊपर चढ़ाई दे, जनता चाह ले तो जितना भी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, लेकिन उनका जनता ही सब मान तो इसलिए। और हम अभी साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में आंसर, अगर आप कुछ शब्द व्यक्त करे चाह जाते तो कृपया। हाँ, हमारे बस यही इच्छा है कि जो है नेपालगंज हर एक क्षेत्र से जो है समृद्ध रहे, स्ट्रांग रहे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र से हो। हम लोग यहाँ इतना जो है ताल तलैया सिमसार क्षेत्र से जिका हम लोग आंतरिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है, और जो है मानसरोवर के ट्रांजिट पॉइंट है, तो हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के हब भी बनाया जा सकते हैं। और उसके बाद खेलकूद के हब है, खेलकूद के जरिए से भी नेपालगंज के चुनाव जा सकते हैं।
और आपका जो है व्यापारिक केंद्र जो है इतना बड़ा हम लोग के जो है छिपी के राष्ट्र भारत के इतना बड़ा जो है बॉर्डर हमारे पास सबसे जो अहम चीज़ है, तो ईका हम लोग बढ़िया से यूटिलाइज चाहिए। तो ये जो है पश्चिम नेपाल के एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ विकास होने पर जो है यहाँ के युवा के लिए ऑटोमेटिक जो है रोजगार सृजना हुई है, जबरदस्ती करेक्ट न पड़ी। सर हम आपसे ना वही मैंने एक तो छोटा अंतिम प्रश्न आपसे ना हम इंक्लूड करे चाहते हैं, क्योंकि आप छिमेकी राष्ट्र के भी नाम ले लिया गया, तो हम भी यही चाहते हैं कि भारत से हम लोग अब ये चूंकि बॉर्डर एरिया में है ना, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम लोग कैसे ले सका जाते सर? कारोबार की नीति में कारोबार के रूप में हो या संबंध के रूप में हो या और अन्य जड़ी बूटी निर्यात करके हो, उनका आप कैसे लिया जाता है? अगर आप ये पब्लिक अगर चुन के भेजा था तो आप इस संबंध के कैसे प्रकार? हाँ, जैसे कि संबंध की बात है, तो बॉर्डर के ऊ पार और ये पार काफी ऐसे जात लोग हैं जो ऊ पार भी ज्यादा है, ये पार भी काफी है, तो शादी वादी संबंध भी है, बेटी वाला हुआ करते हैं। जहाँ तक फायदा ले चीज है तो हम लोग के इस क्षेत्र के विकास के लिए शुरुआती दौर पे जो चीज जरूरी हुई उसका लेना जरूरी है, और हम लोग पूर्ण रूप से जो है उधर के डिपेंडेंट भी होना जो है खतरनाक है। तो सकभर हम लोग अपने पैर पर ही खड़े हुए कोशिश किया जाए कि जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग खुद ही आत्मनिर्भर हो, और कम से कम जो है सहयोग उधर से लेना पड़े, और जो लेना पड़े वो अच्छी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण से लिया जाए, और जहाँ पर जो चीज़ की कमी रह जाए और हम लोग के पास वो चीज़ नहीं है, अगर उधर से वो चीज़ मिल रहा है तो उसको एक अच्छा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके लिया जाए। तो मेरा आपने कहना यही है कि बॉर्डर के जो है अच्छी तरह से खुला बॉर्डर है, तो उनके जो है एकदम संवेदनशील एरिया होते हैं, तो उनका एकदम व्यवस्थित रूप से उनका प्रयोग किया जाए कि वो जो है सिर्फ जनता के हित के लिए प्रयोग हो, नेपाल के लिए तो वो गलत चीज के लिए हित प्रयोग न हम लोग के मुल्क के लिए न उनके मुल्क के लिए सकारात्मक तौर से उनका ग्रहण किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग खुद निर्भर होकर कोशिश आत्मनिर्भर बन के काम किया जाए। धन्यवाद आदरणीय दर्शक बिन, आपका कैसा ही लगा हम लोगों के आदिवासी साक्षात्कार? संक्षिप्त में रहा, करीब 45 मिनट हम लोगों के बीच को मालूम भी नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब वास्तव में प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिसकी वजह से आज शायद पहली बार हो कि हमें टाइम के मालूम पड़ा, और आप लोग कमेंट करके जरूर मन कुछ बतावा जाए कि आने वाले दिन में कैसे डॉक्टर साहब के सपोर्ट किया जा सकते, कैसे डॉक्टर साहब के एजेंडा और व्यू के अग्रता दिलावा जा सकते, डॉक्टर साहब के कैसे इस क्षेत्र से विजय बनाया जा सकता है। इसके लिए धन्यवाद।